हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रिक वीडियो पर। आइए पढ़ते हैं पार्ट 1। इससे पहले हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगला है पार्ट 2, रक्त परिसंचरण तंत्र। पूरा टॉपिक हम समझेंगे कि क्या है रक्त परिसंचरण तंत्र। क्लास 10th का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम पहले भी वीडियो में बताएं कि यह बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र बना कैसे है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है लगभग 3 चीज़ों से मिलकर बना है। अगर हम बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है सबसे पहले ब्लड और हार्ट, HEART, हार्ट और रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी। अगर सवाल करें कि रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण कैसे हुआ है तो ब्लड, हार्ट और रुधिर वाहिनी को मिलने से हुआ है। हम जानते हैं कि ब्लड क्या है, एक तरल पदार्थ है, यानी रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों हम बात करें हार्ट क्या है, तो हार्ट जो है इसका बात करें तो ये शरीर का इंजन है। पूछे मानव शरीर का इंजन किसे कहा जाता है? मानव शरीर का इंजन किसे कहा जाता है? तो हार्ट को शरीर का इंजन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जिस तरह इंजन क्या करता है कि कुआं से पानी को खींचता है और कुआं से पानी को खींचकर पाइप के थ्रू से क्या करता है, पानी को सप्लाई करके खेतों में पहुंचाता है सिंचाई के लिए। उसी तरह मेरा हार्ट जो है बॉडी से ब्लड को क्या करता है, खींचता है। अब बॉडी से ब्लड को खींच के पंपिंग करता है और रुधिर वाहिनियों के द्वारा ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है। इसलिए हार्ट को हम शरीर का इंजन कहते हैं। अगर सवाल करें कि शरीर का इंजन किसे कहा जाता है? हार्ट को। अगला है रुधिर वाहिनी। रुधिर वाहिनी क्या करता है? ब्लड को पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है। हर यानी प्रत्येक कोशिका तक ब्लड को पहुंचाने का जो काम करता है, प्रत्येक कोशिका तक जो ब्लड पहुंचाता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पाइप के द्वारा पहुंचता है। और वह पाइप कौन सा है? रुधिर वाहिनी। हालांकि रुधिर वाहिनी की बात करें तो ये 2 तरीका के होते हैं। रुधिर वाहिनी की बात करें तो एक तो होता है धमनी, एक क्या होता है? धमनी। और हम दूसरा की बात करें तो एक होता है सीरा, एक होता है सीरा। धमनी की बात करें तो ये क्या है कि शरीर के अंदर धंसा होता है और धमनी में जो ब्लड होता है वे ब्लड शुद्ध होता है। अगर सवाल करें कि शुद्ध ब्लड किस में बहता है तो धमनी में। और सीरा क्या है? सीरा बिखरा रहता है। जैसे हम देख रहे हैं यह हाथ है, हाथ के ऊपर में जो बिखरा पड़ रहा है वह क्या है? सीरा है। इसको बोलते हैं सीरा। यानी इसमें जो ब्लड है वे है अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। यानी धमनी को अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं। इसमें कैसा ब्लड है? शुद्ध ब्लड। और सिरा की बात करें यानी वेनस, इसमें कैसा ब्लड है? अशुद्ध ब्लड। धमनी त्वचा के अंदर हिस्सा होता है, थीन होता है, पतला होता है, जबकि सिरा त्वचा के ऊपर बिखरा रहता है। त्वचा के ऊपर क्या रहता है? बिखरा रहता है और यह मोटा होता है। इसमें कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड। तो देखे हैं कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इसको बनाने के लिए या इसको बनने के लिए मेन 3 भाग लिए हैं, 3 सेल, ब्लड, हार्ट और रुधिर वाहिनी। ब्लड, हार्ट और रुधिर वाहिनी। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले ब्लड क्या है। ब्लड के बारे में तो हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ रिवीजन कर देते हैं कि ब्लड क्या है। तो आइए समझते हैं कि ब्लड क्या है। तो ब्लड BLOOD, ब्लड को कई नामों से जाना जाता है। जैसे ब्लड को ही बोलते हैं रक्त, ब्लड को ही क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं। ब्लड को ही बोलते हैं रक्त, ब्लड को ही बोलते हैं रुधिर और इसी को बोला जाता है खून। क्या बोला जाता है? खून। तो ब्लड के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड है यानी जो रक्त है वे क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है दोस्तों? रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल के मतलब क्या है? तरल जैसे समझना है कि तरल क्या है,
तो तरल में मेनली दो चीज आता है। तरल में दो चीज क्या है? तरल के मतलब है जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो उसे ही तरल कहा जाता है। जैसे द्रव भी क्या है? तरल है। गैस भी क्या है? तरल है। तो द्रव और गैस को मिलने से क्या बनता है? तरल पदार्थ बनता है। क्या बनता है? तरल पदार्थ। तो ब्लड क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। बात करें रक्त, तो रक्त का जो पीएच मान है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना है? तो रक्त का पीएच मान है 7.4। कितना है? 7.4। और बात करें कि जो ब्लड है पुरुष में कितना है? तो ब्लड अगर पुरुष की बात करें तो ये 5 से 6 लीटर है। कितना है? 5 से 6 लीटर। पुरुष के शरीर में अगर बात करें ब्लड कितना है? 5 से 6 लीटर। और अगर महिला की बात करें, महिला, तो महिला में जो ब्लड है वो कितना है? 4 से 5 लीटर। अप्रोक्स कितना है? 4 से 5 लीटर। हालांकि शरीर के टोटल वेट के अनुसार पूछे कि ब्लड कितना है, तो एनसीईआरटी लिखता है कि 60 kg पर मैन में। 60 kg पर मैन में बात करें ब्लड जो है शरीर के कुल भार का, शरीर के कुल भार का ब्लड बात करें तो 7.5 से 8% तक होता है। कितना होता है? 7.5 से 8%। और अगर बात करें ब्लड, तो ब्लड का जो रंग है वो लाल है। पूछे ब्लड का रंग कैसा है? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ब्लड का रंग कैसा है? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है? एक जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला अगर देखें संकेत, तो इसका संकेत है Hb। संकेत कितना है? क्या है? Hb। और अगर रक्त की बात करें तो इसका प्रकृति पूछे कि रक्त की प्रकृति क्या है, तो ये है दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय। रक्त की प्रकृति बात करें तो कैसा होता है? दुर्बल क्षारीय। लेकिन कोई भी चीज एसिडिक और बेसिक कब होता है, इसका पहचान हम चखने से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ एसिड यानी कुछ अम्ल ऐसा है जो ज़्यादा खतरनाक है, कुछ क्षार भी ऐसे हैं जो ज़्यादा खतरनाक है। तो एसिडिक और बेसिक नेचर को जांचने के लिए कोई अम्ल है या क्षार है, इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं? देखते हैं इसको एसिडिक या बेसिक को जांचने के लिए पढ़ते हैं लिटमस पेपर। और इसका जांच भी कौन करता है? लिटमस पेपर। तो आइए समझते हैं कि लिटमस पेपर क्या करता है। तो आइए समझते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करें लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर क्या है? एक प्राकृतिक सूचक। लिटमस पेपर क्या है? एक प्राकृतिक लिटमस पेपर क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। एक प्राकृतिक सूचक है। और लिटमस पेपर को एक ट्रिक से याद कर लेना है। ट्रिक क्या है? TRIC। ट्रिक क्या है? अनिल छालानी। ट्रिक है अनिल छालानी। अनिल छालानी यानी जो अम्ल है, जो अम्ल है वो नीले को लाल करता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले को लाल करता है। अम्ल नीले को लाल करता है। दोस्तों वही बात करें कि जो छालानी है यानी जो क्षार है, क्षार वो लाल को नीला करता है। लाल को नीला करता है। लाल को क्या करता है? नीला करता है। हालांकि लिटमस पेपर के बारे में डिटेल से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। और लिटमस पेपर को याद करने के लिए ट्रिक है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर सवाल करे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है, तो लाल में। क्षार लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है, तो नीला में। तो लिटमस पेपर में इतना जानकारी है, बाकी हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। और अब देखते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में और क्या क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है ब्लड
ब्लड क्या है? तो ब्लड यानी रुधिर, ब्लड यानी रुधिर, रुधिर। तो ब्लड क्या है? ये एक कोलाइडी सॉल्यूशन है। ब्लड जो है एक कोलाइडी विलियन है, विलियन है। कोलाइडी विलियन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइडी विलियन का मतलब है, कोलाइडी विलियन एक ऐसा विलियन है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। 100 नैनोमीटर से मध्य 101 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, मध्य होता है। तो और क्या है? और ब्लड के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या और ब्लड के बारे में पढ़ते हैं? तो ब्लड जो है, ब्लड में एक धातु पाया जाता है, ब्लड में लोहा धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा धातु। अगर सवाल करे कि ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु। ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा धातु। और पता है कि ब्लड का जो रंग है किसके कारण, ब्लड का रंग जो लाल है किसके कारण है? हीमोग्लोबिन। अभी तो बताएं कि ब्लड का रंग लाल किसके कारण है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अगर पूछे कि ब्लड का रंग लाल किसके कारण है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 मुख्य घटक है। अगर पूछे कि हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कितने घटक है? 2। एक तो है हीम, एक क्या है? हीम या हीमेटिन, हीम या हीमेटिन। और दूसरा हम बात करें तो क्या है? ग्लोबिन, ग्लोबिन। दूसरा बात करें तो क्या है? ग्लोबिन। हीम या हीमेटिन क्या है? ये एक वर्णक है। ये क्या है? एक वर्णक है जो ब्लड को लाल रंग देता है। दोस्तों हीमेटिन में लोहा पाया जाता है। हीमेटिन में क्या पाया जाता है? लोहा, F। अरे लोहा, हीमेटिन यानी हीमोग्लोबिन में लोहा 2 अवस्था में होता है। एक अवस्था है Fe+2, इसको बोलते हैं फेरस अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? फेरस अवस्था, फेरस अवस्था। और एक है Fe3, एक क्या है? Fe3, इसको बोलते हैं फेरिक अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? फेरिक अवस्था। अगर सवाल पूछे कि ब्लड में लोहा का कौन सा अवस्था पाया जाता है, तो ब्लड में जो लोहा की अवस्था है वो है Fe+2। क्या है? Fe+2। लोहा एक धातु है जो ब्लड में पाया जाता है। तो अक्सर सवाल पूछते हैं कि ब्लड क्या है? एक कोलाइडी सॉल्यूशन है। कोलाइडी सॉल्यूशन के मतलब है वे सॉल्यूशन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। रक्त यानी ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन। लेकिन खुद बात करें कि हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा है? बैंगनी। हीमोग्लोबिन में खुद का रंग कैसा है? बैंगनी है। और हीमोग्लोबिन में 2 चीज है, हीम या हीमेटिन और ग्लोबिन। हीमेटिन का मुख्य काम है पिगमेंट यानी रंग प्रदान करना। और इसमें मुख्य रूप से लोहा होता है, एक Fe+2 यानी फेरस अवस्था, एक Fe+3 यानी फेरिक अवस्था। तो और देखते हैं कि ब्लड के बारे में और क्या क्या है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद और देखते हैं ब्लड के बारे में। तो देखते हैं कि और रक्त परिसंचरण तंत्र से जो है बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं ब्लड क्या है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते हैं कि ब्लड के बारे में क्या क्या है। देखते हैं BLOOD ब्लड, और देख लेते हैं ब्लड के बारे में क्या है। तो दोस्तों हम पढ़ लिए कि ब्लड का pH मान कितना है? 7.4। और ब्लड की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसा है? दुर्बल क्षारीय। कैसा है? दुर्बल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय। दोस्तों और थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो ब्लड है, अगर पूछे कि ब्लड का जो अध्ययन है, ब्लड का जो अध्ययन है, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। और ब्लड में मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन है,
दोस्तों हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि श्वसन वर्णक एंजाइम किसे कहा जाता है? श्वसन वर्णक एंजाइम किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक एंजाइम क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसका जो कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक एंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है वो कौन है? हीमोग्लोबिन। तो सवाल करें कि ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? श्वसन वर्णक एंजाइम। दोस्तों श्वसन वर्णक एंजाइम जो है ये काफी डीप है, लेकिन अगर सवाल करें कि श्वसन वर्णक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया इधर लिख देते हैं श्वसन वर्णक एंजाइम। अगर पूछे कि श्वसन वर्णक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक भाग है क्रिस्टी। क्या है? क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पर पाया जाता है क्या? श्वसन वर्णक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। अगर सवाल करें कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका हिंदी नाम क्या है? सूत्रकनिका। अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकनिका। तो अगर सवाल करें कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन वर्णक एंजाइम किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्रिस्टी पर पाया जाता है। इसका हिंदी नाम बात करें तो क्या है? सूत्रकनिका। आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि अब ब्लड के प्रकार को पढ़ते हैं कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड जो है जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का अर्थ है शुद्ध रक्त और इम्प्योर ब्लड का अर्थ है अशुद्ध रक्त। तो आइए देखते हैं कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या क्या है। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या है? तो जो ब्लड है ब्लड के दो टाइप। एक है प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त, एक है इम्प्योर ब्लड। एक क्या है? इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब है कि वे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुला मिला हो, उसे शुद्ध ब्लड कहा जाता है, शुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त के मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें या तो CO2 होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ऐसे ब्लड को अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। शुद्ध ब्लड जो है वो हमेशा धमनी में बहते हैं, और जो अशुद्ध ब्लड है वो हमेशा सीरा में बहते हैं। कहाँ बहते हैं? सीरा में बहते हैं। तो सवाल करें कि वे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंस हो से प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त, ये हमेशा कहाँ बहते हैं? धमनी में। वे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंस हो या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, उसे क्या कहा जाता है? अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, जबकि अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? सीरा में बहता है। और थोड़ा देखते हैं डिटेल से ब्लड के बारे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का अगर हम रंगों की बात करें तो क्या है, रंग क्या है। तो आइए देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध रक्त का रंग। तो सबसे पहले समझिए, हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड का काम है ऑक्सीजन का परिवहन कराना। आरबीसी का भी वही काम है, ऑक्सीजन का परिवहन कराना। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो भी हीमोग्लोबिन का कार्य भी क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। तो आइए देखते हैं
कि जो हीमोग्लोबिन है, अगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाए, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाए, तब इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बोलते हैं शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका कलर की बात करें, शुद्ध रक्त कलर की बात करें तो ये होगा लाल। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर की बात करें तो कैसा होगा? लाल। क्वेश्चन पूछता है कि हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन से विक्रिया करे उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसका कलर कैसा होगा? लाल। अगर अगला हम बात करें, अगला कि अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे तब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और अगर इसका हम बात करें तो ये क्या है? अशुद्ध रक्त। ये क्या है? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। एक और है कि अगर हीमोग्लोबिन CO2 से अभिक्रिया करे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तब इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ये भी अशुद्ध रक्त है। और अगर दोनों का हम रंग की बात करें, ये दोनों रंगों की बात करें तो ये क्या होगा? या तो काला होगा, ब्लैक, या तो क्या होगा? डीप ब्लू, गहरा नीला, गहरा नीला। तो बात करें कि कार्बन मोनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंगों की बात करें, काला या गहरा नीला, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें तो गहरा और नीला। तो इस टाइप के सवाल बिहार बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, तो याद करना है। दोस्तों क्या है, अगर सवाल करे कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा बंध, हीमोग्लोबिन सबसे पहले बंध किसके साथ बनाते हैं? तो हीमोग्लोबिन की बंध सबसे पहले CO के पास है, उसके बाद CO2 के साथ बनाता है, उसके बाद O2 के साथ बनाता है। ये रेंज कभी कभी पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन किसके साथ सबसे पहले बंध बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर पूछे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है तो CO। इसको बोलते हैं दम घोटू गैस, दम घोटू गैस, दम घोटू गैस। और अगर हम बात करें 2 नंबर पर CO2 तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको बोलते हैं मीठी नींद, मीठी नींद, सुलाने वाली गैस, सुलाने वाली गैस। अगर पूछे कि मीठी नींद सुलाने वाली गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक है ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं प्राणवायु, प्राणवायु, प्राणवायु। तो सवाल करें कि दम घोटू गैस किससे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मीठी नींद सुलाने वाली गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्राणवायु किससे कहा जाता है? ऑक्सीजन। प्राणवायु किससे कहा जाता है? ऑक्सीजन। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं क्या कि घरों में अंगीठी जलाकर सो जाते हैं, और अंगीठी का मतलब है, जिसे थोड़ा सा हम लिख के समझाते हैं कि अंगीठी वगैरह क्या है। तो आइए इसको मिटाते हैं और थोड़ा हम समझाते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले ईंधन से। ईंधन या चारकोल कुछ भी ले लेते हैं, जिससे कोई भी पदार्थ है जो जलने वाला पदार्थ है, कोई भी पदार्थ जो जलने वाला पदार्थ हो, जलने वाला पदार्थ हो। अब जलने वाला पदार्थ कुछ भी हो सकता है, वो चाहे क्या हो, लकड़ी हो, चाहे क्या हो, कोयला हो, चाहे क्या हो, प्लास्टिक हो,
क्या हो, प्लास्टिक हो, चाहे क्या हो, और बहुत सारे सामग्री है। तो ये सब में क्या होता है कि अगर इसका पूर्ण दहन हो रहा, क्या पूर्ण दहन, तो पूर्ण दहन से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अगर पूरा जल जाए तब। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका अगर अपूर्ण दहन हो जाए, अपूर्ण दहन के मतलब है कि पूरा तरीका से ना जले, सिर्फ धुआं दे, तो इसमें क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये काफ़ी जहरीला होता है। अक्सर हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे आदमी मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कैसे होता है, तो हम जैसे क्या साइंस क्या कहता है कि बंद कमरे में अंगीठी जला के कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंद कमरे में अगर अंगीठी है, लालटेन है, या कुछ भी हो, वे पदार्थ जो जले और धुआं दे, तो अगर पूरा तरीका से जल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन पूरा तरीका से ना जल पाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है। ये क्या करता है, डायरेक्ट जान ले लेता है। अगर हम अपने घरों में अंगीठी वगैरह जला के सो जाते हैं, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके हमारे बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, जिससे क्या होता है, डेथ हो जाता है। लेकिन अगर वही बात करें CO2, तो ये कम जहरीला है, ये मौत नहीं देता है, बल्कि मीठी नींद सुलाने वाली गैस है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 12 बजे न दिन में पेड़ के नीचे सोना चाहिए, न रात में सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, 12 बजे रात में CO2 को मुक्त करने लगता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग अगर पेड़ के नीचे सो जाते हैं, तो अगर CO2 शरीर के अंदर जाने लगे, जिससे हमारे बॉडी जो है एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को, क्योंकि प्राणवायु किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन। और हमारे शरीर में जो भोजन पच जाता है, जो अपचयन अभिक्रिया होता है, मेटाबॉलिज्म क्रिएशन होता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और ऑक्सीजन ना जाने के बजाय हमारे बॉडी में अगर CO2 जाने लगे, तो ब्रेन क्या करता है, तुरंत सिग्नल दे देता है कि CO2 जा रहा है। तो CO2 जाने से क्या होता है, बॉडी तुरंत झटका देता है कि ये ऑक्सीजन नहीं है, तो हम बच जाते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक है। अगर हम कोयला जला के सो जाए घर में, अंगीठी जला के सो जाए, मोमबत्ती जला के सो जाए, लालटेन वगैरह जला के सो जाए, या बहुत सारा क्या है कि किसी बर्तन में आग को ले ले और सुबह चारपाई के नीचे लेके सो जाए, पता ना चले, और बंद कमरा में हम सो जाएंगे, तो क्या होगा, पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन में जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा, अब पूरा बॉडी डिटॉक्स होगा, इससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो सावधानी बरतना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है, जबकि CO2 को मीठी नींद सुलाने वाली गैस कहा जाता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। मिलते हैं अगला वीडियो पार्ट 3 में।